नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरीश पे। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन इसको शॉर्ट में पढ़ाएंगे। ये टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके केवल वही टॉपिक पढ़ेंगे, वही पॉइंट पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखते हैं वैदिक सभ्यता। तो ये बड़ा टॉपिक है, इसीलिए क्या किया, इसको पार्ट में बांट दिया है। इसको समझने के लिए दो पार्टों में पहले बांट दिया गया है। पहला कौन सा आता है आपका पार्ट, इसे बांट दिया है इसका। पहला आता है ऋग वैदिक काल। क्या जाता है? ऋग वैदिक काल। पहला आपका जाता है ऋग वैदिक काल, जो कब से है? 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक है। ये आपका आ जाता है ऋग वैदिक काल। दूसरा आपका जाता है उत्तर वैदिक काल। दूसरा आपका आ जाता है उत्तर वैदिक काल। दूसरा आपका आ जाता है उत्तर वैदिक काल, जो कब से कब तक है? 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को पढ़ने के लिए दो पार्टों में बांट दिया गया है, या इसको समझने के लिए दो भागों में बांटा गया। पहला भाग आपका हो जाता है ऋग वैदिक काल, दूसरा भाग आपका हो जाता है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल है, इसमें आगे देखते हैं ये वैदिक सभ्यता कैसे विकसित हुई। तो देखते हैं आर्यों ने ये सभ्यता विकसित की है। तो आर्य पहले कहाँ आए थे? आर्य आए कहाँ? आर्य सबसे पहले कहाँ आए? आर्य पंजाब प्रांत में। कहाँ आए? पंजाब प्रांत में आए। पंजाब प्रांत में तथा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आए। ठीक है, सबसे पहले आर्य कहाँ के वैसे? पंजाब प्रांत में और अफ़गानिस्तान में। फिर और क्या कहते हैं, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता के बारे में अगर बात करते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में, तो क्या कहते हैं? आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और ये सभ्यता कैसी थी? तो ये सभ्यता कैसी थी, इसको भी पता करते हैं। ये सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्य जो शब्द है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कितनी बार? आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। कितनी बार? 36 बार मिलता है। 36 बार। हम वही पॉइंट बता रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी सारे पॉइंटों को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या हो गए। आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 36 बार मिलता है, 36 टाइम। और अगला देखते हैं, आर्य कहाँ से आए थे? तो इसका जो ऑथेंटिक जानकारी है, एक हैं इतिहासकार, वो बताते हैं। कौन है? मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर क्या कहते हैं? मैक्स मूलर कहते हैं आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे
या आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, ये जानकारी इतनी यहाँ से मिलती है। ठीक है, ये मैक्स मूलर के अनुसार बताया गया है। ठीक है, हम नहीं बता रहे हैं। आगे देखते हैं इनकी भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी आपकी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है, अगला आपका देते हैं, इसमें आता है नदी। क्या आता है? नदी। तो आर्यों की जो प्रमुख नदी थी वो थी सिंधु नदी। कौन सी नदी थी? प्रमुख नदी कहें तो ये हो जाएगी आपकी सिंधु नदी। प्रमुख नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? सिंधु। ठीक है, और किस नदी को सबसे पवित्र मानते थे? तो हो जाएगी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को क्या कहा गया इन्होंने? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को कहा गया है नदीत्मा। क्या कहा गया है? नदीत्मा कहा गया है। सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। अगला, गंगा नदी का भी उल्लेख मिलता है। तो गंगा नदी का इसमें कितनी बार उल्लेख मिलता है? केवल एक बार। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? एक बार। आगे आती है यमुना नदी। तो यमुना नदी का उल्लेख इसमें मिलता है कितनी बार? यमुना नदी का उल्लेख मिलता है 3 बार। कितनी बार मिलता है? 3 बार मिलता है। ठीक है, तो इसमें से ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये प्रमुख नदी सिंधु नदी, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। और यमुना नदी भी पूछा गया है, और सरस्वती ये पूछा जाता है। नदीत्मा किस नदी को कहा जाता है? तब सरस्वती नदी हो जाएगा। यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? तो 3 बार हो जाएगा। आगे पूछ लिया जाता है सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो हो जाएगी सिंधु नदी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अगला आ जाता है आपका, ये नदी हो गया। अगला पॉइंट है प्रशासन। अगला पॉइंट क्या आपको आता है? प्रशासन। टॉपिक को आसान बनाने के लिए हमने ये पॉइंट लिख लिए हैं, ताकि इन्हीं के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ सके। तो प्रशासन की जो इनकी इकाइयाँ थी वो इस प्रकार थी। पहले था कुल ग्राम विस जन राष्ट्र। ठीक है ना, ये थी, इतनी इकाइयाँ थी। ठीक है, ये 5 इकाइयाँ थी जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी। इन्हीं के माध्यम से इनके मतलब अधिकारियों को ये सब बोला जाता था। कुल बोला जाता था, ग्राम विस जन राष्ट्र। ठीक है ना, ये अलग अलग पोस्ट के अधिकारी हैं सब। ठीक है ना, तो ऐसे बोले थे। ठीक है, अगला आता है आपका टॉपिक सभा और समिति। जो अगला पॉइंट आ रहा है आपका वो देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। सभा और समिति। क्या लिखा है? सभा और समिति। सभा और समिति। तो ये सभा और समिति क्या था? ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत ही वीआईपी है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ठीक है ना, ये बहुत ही क्या है? IMP समझ लो इसको। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सभा और समिति पूछा भी गया है। अभी जो जूनियर एडिट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन एज इट एज यहीं से पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। तो सभा और समिति क्या था? ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा को सलाह देने वाली ये संस्था थी दो। और जिसमें सभा आ जाता है, सभा क्या थी? सभा उच्च लोगों की थी, या इसे कहते हैं संभ्रांत लोगों के लिए। संभ्रांत लोगों की थी ये। संभ्रांत लोगों की है ये संभ्रांत लोगों की या मतलब उच्च लोगों की थी। और जो समिति थी आपकी
समिति ये किसके लिए थी? ये सामान्य लोगों के लिए थी, ये सामान्य लोगों के लिए थी, सामान्य लोगों के लिए थी, सामान्य लोगों के लिए थी, ये सामान्य लोगों के लिए थी। तो आप देख रहे हैं सभा जो थी संभ्रांत लोगों के लिए या उच्च लोगों के लिए, और जो समिति थी ये सामान्य लोगों के लिए। इसमें मंत्री के स्तर के पद आते थे और इसमें सामान्य लोगों के लिए थी, ठीक है, जनता के पद के इक्विवेलेंट थी, ठीक है ना। तो ये आप ये टॉपिक ये पॉइंट यहाँ देख लें। अगला पॉइंट कौन सा आता है आपका? अगला पॉइंट आपका आ रहा है, इसमें लिखा है वाजपति। क्या लिखा है पॉइंट? वाजपति। तो ये वाजपति क्या होता है? वाजपति होता है गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का अधिकारी। अच्छा, ये गोचर भूमि क्या होती थी? तो जैसे चरागाह होते थे पहले, क्या था, पशुपालन ज़्यादा किया जाता था, तो पशुपालन में समस्या ना आए, चारे की समस्या ना आए, इसके लिए क्या बनाया जाता था? चरागाह बनाए जाते थे। और चरागाह पे आगे चल के बाद के पीरियड में क्या लगा? टैक्स भी लगने लगा था। तो गोचर क्या था? गायों को चराने के लिए चरागाह था, जिसका अधिकारी क्या कहलाता था? वाजपति कहलाता था, ठीक है। अगला क्या आता है? गविष्ठ। क्या आता है? गविष्ठ। तो गविष्ठ शब्द से क्या बताता है हमें? गविष्ठ शब्द का क्या मतलब है? गविष्ठ होता है गायों की खोज। क्या होता है? गायों की खोज, गायों की खोज, ठीक है। गविष्ठ का शब्द का मतलब होता है गायों की खोज, और इसका प्रयोग युद्ध के लिए भी किया गया है। इस शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए भी किया जाता था, युद्ध के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। क्योंकि पहले गाय बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर था और इससे लोगों की आमदनी भी होती थी, क्योंकि दूध भी इसका बेचा जाता था और लोगों के पास कमाई का जरिया जो साधन था वो सबसे ज़्यादा गाय था। तो गाय के लिए युद्ध भी हो जाते थे, गाय के लिए युद्ध भी होते थे, इसीलिए क्या कहा गया इसे? गविष्ठ, ठीक है। अगला देखते हैं क्या आता है, पॉइंट कौन सा आ रहा है? अगला पॉइंट है पूरब। अगला पॉइंट क्या है? पूरब। तो पूरब क्या है? पूरब होता था दुर्गपति। क्या होता था? पूरब होता था दुर्गपति। क्या होता था? दुर्गपति। अब ये दुर्गपति क्या होता था? तो कोई भी किला होता था या दुर्ग होता था, उसका जो एक अधिकारी या एक विशेष व्यक्ति जो होता था उसे कहते थे दुर्गपति। ये उसकी पोस्ट है, ठीक है। तो ये पूरब कौन होता था? दुर्गपति होता था। अगला आपका आता है स्पश। अगला क्या आता है आपका? स्पश। तो स्पश क्या था? ये था गुप्तचर। क्या था? गुप्तचर। स्पश क्या था? गुप्तचर। गुप्तचर क्या होता है? जो राजा को हर जगह की सूचना देता रहे, ठीक है। जैसे आज के टाइम में क्या है, बाहर जो है एम्बेसडर्स होते हैं या एम्बेसी होती है। हर कंट्री में लगभग सभी कंट्रियों की क्या होती है? एम्बेसी होती है एक दूसरी कंट्री में, और एम्बेसी के माध्यम से ही क्या करते हैं, वहाँ जो हमारे देश के लोग रह रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेना कि कोई उस कंट्री का या दूसरी कंट्री का लोग कंट्री के लोग हमारी कंट्री के लोगों को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। तो ये सब सूचनाएं कौन देता है? गुप्तचर देता है। पहले गुप्तचर देता था, इस समय एम्बेसडर वगैरह देते हैं। और उस देश में कोई स्ट्रेटजी चल रही है या कोई रणनीति चल रही है, उसकी भी जानकारी क्या करेगा? ये गुप्तचर देगा, ठीक है ना। अगला आता है उग्र। क्या आता है आपका? उग्र। तो ये शब्द ही ऐसा है उग्र। उग्र से आप समझ सकते हैं कैसा आदमी होगा, जो मारपीट में आगे हो या अच्छा तगड़ा काम हो, ठीक है, जिसका, ठीक है ना, फौजी का काम हो समझ लो,
तो ये क्या करता था, ये अपराधियों को पकड़ने का अधिकारी होता था। अपराधियों को पकड़ने, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था ये उग्र। अगला आपका पॉइंट आता है अघन्या। कौन सा पॉइंट आ रहा है, अघन्या। अघन्या, ठीक है। तो अघन्या ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है अघन्या। तो अघन्या का मतलब क्या होता है, ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य। अर्थात ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, गायों के लिए। किसके लिए, गायों के लिए प्रयोग हुआ है, गायों के लिए, गायों के लिए। क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं इस टाइम का, इस समय क्या था, गाय बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था और धनार्जन का साधन था। तो इसलिए अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग हुआ कि गाय को मारा नहीं जा सकता है, या ये ऐसा पशु है जिसे मारना क्या है, दंडनीय अपराध था उस समय, और इस पर बैन लगा था। ठीक, क्योंकि यही आम आदमी की कमाई का साधन था। ठीक है। अगला आपका आता है अमाजू। आपका क्या आता है, अमाजू। अमाजू, तो अमाजू क्या थी, ऐसी महिलाएं जो आजीवन शादी नहीं करती थी। ऐसी महिलाएं जो आजीवन शादी नहीं करती थी उनको कहा जाता था अमाजू। ठीक है। ऐसी महिलाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो आजीवन अविवाहित रहती थी, अविवाहित रहती थी। ऐसी महिलाएं जो आजीवन अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। अगला आता है आपका दशराग्य। दशराग्य ये युद्ध भी है, दशराग्य युद्ध। ठीक है, दशराग्य युद्ध। तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। और यह युद्ध कहाँ हुआ था, परशुड़ी नदी किनारे। यह परशुड़ी, यह युद्ध परशुड़ी, जो जिसका आधुनिक नाम क्या है, रावी। आधुनिक नाम क्या है, रावी नदी के तट पर, नदी के तट पर या किनारे हुआ था। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक, इस पॉइंट से केवल इतना ही समझते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका, आगे देख लेते हैं। आगे आपका वर्ड आया है ये चतुर्वर्ण। क्या आया है, चतुर्वर्ण आया है। क्या आया है, चतुर्वर्ण। चतुर्वर्ण। ठीक है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। किसमें, 10वें मंडल में मिलता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिसमें कहा गया है 4 वर्णों को बांटा गया है। जिसमें 4 वर्णों को बांटा गया है, वो वर्ण कौन से हैं, पहला हो जाएगा ब्राह्मण। क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। ठीक है ना। तो ब्राह्मण को क्या बताया गया है,
कि यह मुख से पैदा हुआ। कहाँ से? मुख से। कहाँ से पैदा हुआ? मुख से। अगला आपका आता है क्षत्रिय। क्या आता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ से? बाहों से या भुजाओं से। बाहों या भुजाओं से। ठीक है। अगला आपका आता है वैश्य। अगला आपका क्या आता है? वैश्य। वैश्य कहाँ से? जंघा से। जंघा या जांग जिसको बोलते हैं वही से, ठीक है ना, जंघा से। अगला आपका आता है शूद्र। शूद्र कहाँ से? शूद्र कहाँ से? पैरों से। पैरों से। ये उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसमें चतुर्वर्ण का उल्लेख है। में बताया गया है ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य जंघा से या जांग से, और शूद्र पैरों से। ये बताया गया है आपका। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसी का। अगला पॉइंट है आपका कौन सा? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है मुंडको उपनिषद से। इस समय उपनिषद भी लिखे गए थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो कहाँ से मिलते हैं? मुंडको उपनिषद से। उपनिषद से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिलता है? मुंडको उपनिषद से। अगला पॉइंट आपका क्या आता है? पोषण। अगला पॉइंट आपका क्या आता है? पोषण। ठीक है। तो पोषण कौन थे? तो ये पोषण ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में आते आते शूद्रों के देवता हो गए। कौन थे ये कौन थे? ये ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, ये ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। पशुओं के देवता थे। पशुओं के देवता थे जो क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए? शूद्रों के देवता हो गए। शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है। इस पॉइंट से केवल इतना। ठीक, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कौन सा आपका आता है? आगे पॉइंट आपका है व्यवसाय। आगे कौन सा पॉइंट आपका आ रहा है? व्यवसाय। व्यवसाय क्या था? व्यवसाय। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। तो इस समय का व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। ठीक है। इस समय का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। ठीक है ना। अगला देखते हैं आप, जो अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट इसमें है धातु। धातु कौन सी इस समय फेमस थी? धातु थी आपकी श्याम अयश। लोहे की धातु थी। लोहा को इसमें क्या कहा गया है? श्याम अयश। क्या कहा गया है? श्याम अयश। आर्यों द्वारा ये धातु विकसित की गई, वो क्या है? श्याम अयश से खोजी गई। ठीक है। अगला इसमें आता है वस्त्र। मैंने वही पॉइंट्स लिए हैं जो पॉइंट्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बाकी मैंने सारे पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है।
सारा कवर करना है एक वीडियो में आसान नहीं, इसलिए मैंने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। वस्त्र इसमें क्या पहने जाते हैं? वाश, अधिवास, वास, अधिवास और ऊषणीस और कौन सा था? ऊषणीस। इस समय वस्त्र पहने जाते थे वास, अधिवास और ऊषणीस। और जो अंडर गारमेंट्स थे, मतलब जो नीचे वस्त्र पहने जाते थे, उसे बोलते थे नीव। क्या बोलते थे? नीव। जो अंदर वस्त्र पहने जाते थे उसे बोलते थे नीव। बस वस्त्र में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। बहुत पूछा जाता है वास, अधिवास और ऊषणीस, ये ज़्यादा पूछा जाता है। नीव क्या थी? जो नीचे पहने जाते थे, अंडर गारमेंट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका आता है शिरा। शिरा क्या थी? शिरा था हल। हल को क्या बोलते थे? हल को बोलते थे शिरा। हल को बोलते थे शिरा। और सीता किसको बोलते थे? सीता। हल रेखा को बोलते थे सीता। हल रेखा को क्या बोलते थे? रेखा को क्या कहते थे? सीता कहते थे। हल रेखा को सीता कहते थे, ठीक है ना। सीता कहते थे, ठीक है ना। बस देखिए, इतने हमने टॉपिक पॉइंट्स लिख रखे थे, सारे पॉइंट लगभग डिस्कस करते, यही इम्पॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इतने ही टॉप पॉइंट क्या हैं, ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पूछा भी जाता है तो कहीं एक दो पॉइंट क्या हो जाएंगे, स्लिप करेंगे, बाकी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट आपका आता है नदियाँ। क्या आता है पॉइंट? नदियाँ। तो नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं ज़रा सा, जस्ट एक ही मिनट में देख लेते हैं इसको। कुरुप क्या हो जाती थी? कुर्रम। कुरुप का ये प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। कुभा, आधुनिक नाम क्या है इसका? काबुल। और ये वितस्ता, वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। अस्किनी को क्या कहते हैं? चिनाब। परशुड़ी नदी को रावी। अभी देखो परशुड़ी नदी आया था, ठीक है, जहाँ दसराग युद्ध हुआ था, इसी नदी किनारे हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या है? रावी। अगला आता है शतद्री, इसका आधुनिक नाम क्या है? सतलज। और अगला आता है विपाशा, विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास। फिर आता है सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। फिर आता है द्रष्टध्वति, इसका आधुनिक नाम क्या है? घग्गर। फिर आता है गोमती, इसका आधुनिक नाम क्या है? गोमल। लेकिन हम लोग गोमल कम कहते हैं, आज भी हम लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं? गोमती। क्या कहते हैं? गोमती। अगली आती है सुवस्तु नदी, जिसे आज क्या कहा जाता है? स्वात नदी कहा था। तो देखिए, अगर बहुत ही कम समय में हमने ये टॉपिक क्लियर किया है और इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं वही क्लियर किया है जो परीक्षा में पूछा जाता है, बाकी नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।